हेलो एंड वेलकम टू इग्नू BAPSH। आज हम एक नया सब्जेक्ट शुरू कर रहे हैं जो कि है BPSC 110, जिसका टाइटल है ग्लोबल पॉलिटिक्स। इस बुक में टोटल 13 यूनिट्स हैं और 3 ब्लॉक्स हैं, जिसमें आज हम फर्स्ट यूनिट को कवर करेंगे। तो फर्स्ट यूनिट का नाम है अंडरस्टैंडिंग ग्लोबलाइजेशन। अब ये इस यूनिट का वन शॉट होने वाला है, जिसमें एक ही वीडियो में इस पूरे यूनिट को कवर किया जाएगा। तो इंट्रोडक्शन में हमें ये बताया गया है कि जो ग्लोबलाइजेशन है वो पहली बार कब अपीयर होता है। तो जो ग्लोबलाइजेशन नाम की ये टर्म है वो 1960s में सबसे पहली बार दिखी जाती है। ठीक है, सबसे पहले जो लोग होते हैं वो ग्लोबलाइजेशन को देखते हैं। ठीक है, ग्लोबलाइजेशन होता क्या है। पर जो पॉपुलर होता है ये, जब इसको पॉपुलैरिटी मिलती है वो मिलती है 1980s में। इस समय पर ये एक ऐसा प्रोसेस होता था 1960s में, जहाँ पर कुछ लोग ये मानते थे कि ग्लोबलाइजेशन क्या है, किसी एक देश से दूसरे देश की जो इंटरकनेक्टेडनेस है वो है ग्लोबलाइजेशन। पर ऐसा नहीं होता। ठीक है, इस समय पर इसको एक लीनियर प्रोसेस माना जाता था। ठीक है, ये एक ही तरह का जो है वो प्रोसेस है। पर 1980s के बाद क्या होने लगा कि जो ग्लोबलाइजेशन है वो मल्टी डायमेंशनल कंसेप्ट के रूप में यहाँ पर इमर्ज होता है, जो कि पॉलिटिक्स, इकोनॉमी, सोसाइटी, कल्चर और टेक्नोलॉजी जैसे एस्पेक्ट्स को भी यहाँ पर कवर करता है। इससे हम ये कह सकते हैं कि ग्लोबलाइजेशन एक सिंगल प्रोसेस नहीं है, ये एक कॉम्बिनेशन है प्रोसेसेस का। ठीक है, वहीं आगे बढ़ते हैं तो पहला टॉपिक आता है मीनिंग एंड फीचर्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन, की ग्लोबलाइजेशन का मीनिंग और इसके फीचर्स क्या क्या है। तो कुछ स्कॉलर्स ने क्या किया है कि अपने अपने तरीके से जो ग्लोबलाइजेशन है उसको डिफाइन करने की कोशिश की है ऑन दी डिफरेंट एस्पेक्ट्स। तो सबसे पहले जो स्कॉलर हैं वो है जैन आर्ट शॉल्ट। ये आर्ग्यू करते हैं कि ग्लोबलाइजेशन की वजह से सुप्रा टेरिटोरियल रिलेशंस में जो लोग आए हैं वो बड़े हैं। ठीक है, ट्रांस बॉर्डर कनेक्शंस यहाँ पर देखे जा सकते हैं, जिसकी वजह से जो टेरिटोरियल बाउंड्रीज हैं वो इररेलेवेंट बन रही है। तो जैन के अकॉर्डिंग जो सुप्रा टेरिटोरियल रिलेशंस हैं लोगों के बीच में वो यहाँ पर बढ़ रहे हैं। इससे क्या हो रहा है कि एक देश से दूसरे देश अगर किसी को अपना बिजनेस चलाना है तो उसे अब कुछ ज़्यादा काम नहीं करना है, कुछ ज़्यादा पेपर वर्क नहीं करना है। वो अब क्या कर सकता है, अपने घर बैठे बैठे ही किसी दूसरे देश की बिजनेस फर्म को हायर कर सकता है अपने लिए। ठीक है, अपने नाम से उसका बिजनेस भी चला सकता है। और अगर एक देश में कुछ हैपनिंग होती है तो ऐसा नहीं होता कि वो उसी देश में रहकर ख़त्म हो जाए, वो पूरे वर्ल्ड में फैल जाती है। तो इससे भी हम ये कह सकते हैं कि जो टेरिटोरियल रिलेशंस हैं या सुप्रा टेरिटोरियल रिलेशंस हैं वो यहाँ पर बड़े हैं, जिससे कि जो ट्रांस बॉर्डर कनेक्शंस हैं वो इररेलेवेंट बनते जा रहे हैं। अब आगे जो डेविड हार्वे हैं वो इसको डिफाइन करते हैं एज अ टाइम स्पेस कंप्रेशन। इनके अकॉर्डिंग ग्लोबलाइजेशन की वजह से स्पेस का रिड्यूस हुआ है। ठीक है, टाइम रिड्यूस हुआ है। वहीं किसी फॉर एग्जांपल अगर कोई इंडिविजुअल है, उसे एक कंट्री से दूसरी कंट्री जाना है तो उसे क्या करना है कि वहाँ पर क्या है, उस देश की एम्बेसी में जाना पड़ेगा वीज़ा अप्लाई करने के लिए। ठीक है, अब इससे क्या हुआ, उसका टाइम ज़्यादा खर्च होगा कि वो पहले ट्रैवल करेगा एम्बेसी में। एम्बेसी अगर दूर है तो उसे और ज़्यादा टाइम ट्रैवल करने में लगेगा। तो अब इससे क्या हुआ है कि हम ऑनलाइन भी अपना वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं ग्लोबलाइजेशन की वजह से। ठीक, अब इसके कुछ फीचर्स जान लेते हैं। तो ग्लोबलाइजेशन के यहाँ पर हमें 5 फीचर्स बताए गए हैं। जो सबसे पहला फीचर है वो है डी टेरिटोरियलाइजेशन। इससे कि जो ज्योग्राफिकल बॉर्डर्स हैं वो लेस रेलेवेंट बने हैं, क्योंकि जो इंटरनेट और मीडिया है वो हमारे घर तक सभी चीज़ों को लाकर खड़ा कर देता है। फॉर एग्जांपल अगर पाकिस्तान में किसी की गवर्नमेंट को गिरा दिया जाता है तो ऐसा नहीं होता कि वो जो न्यूज़ है वो सिर्फ पाकिस्तान में रहकर जो है वो स्प्रेड हो। ऐसा नहीं होता, वो पूरे वर्ल्ड को पता लग जाती है ग्लोबलाइजेशन की वजह से। इससे क्या हुआ कि भले ही उसका बॉर्डर इंडिया से लगता हो, पर वो पूरे वर्ल्ड में अपनी न्यूज़ को यहाँ पर फैला सकता है। तो इससे बॉर्डर्स जो है वो इररेलेवेंट बनते जा रहे हैं। ठीक है, सेकंड है इंटरकनेक्टेडनेस। अब जो देश है एक दूसरे से कनेक्टेड हो चुके हैं।
क्योंकि जो ज्योग्राफिकल बॉर्डर्स हैं वो ब्लर हो चुके हैं और जो कनेक्टिविटी है एक्टर्स की एट द लोकल, रीजनल और ग्लोबल लेवल, भले ही वो स्टेट एक्टर्स हो या नॉन स्टेट एक्टर्स, वो एक दूसरे से अच्छे से कनेक्ट हो सके हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक नॉन स्टेट एक्टर है जैसे कि ISIS, द इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड सीरिया। अब जो ISIS होता था पहले क्या करता था कि एक देश से दूसरे देश बॉर्डर क्रॉस करके वहां की यूथ को बरगला के अपने अपने ग्रुप में शामिल करता था, पर ऐसा भी ये नहीं करते। अब ये ऑनलाइन मीडिया या सोशल मीडिया का यूज करके वहाँ की यूथ को क्या करते हैं, उनका ब्रेन वॉश करते हैं, ठीक है, अपने अंदर इंक्लूड करा देते हैं ताकि अपने कॉज को वो इम्प्लीमेंट कर सकें। थर्ड फीचर है स्पीड। हमें इतनी अब तेजी से पता लगने लगा है ग्लोबलाइजेशन की वजह से। फॉर एग्जाम्पल कि अगर किसी एक कंट्री में वॉर होती है तो हमें कितनी जल्दी पता लग जाता है इंटरनेट से, ठीक है। जो इंफॉर्मेशन है या जो गुड्स एंड सर्विसेज है वो बहुत ही जल्दी ट्रैवल करके ग्लोबलाइजेशन की वजह से हमारे डोर स्टेप पर आ जाती हैं, जिससे जो सोशल एक्टिविटी होती है वो यहाँ पर एक्सेलरेट हो जाती है। फोर्थ फीचर है इसका कि ये एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस है, एक बार में नहीं हुआ है, ठीक है, बहुत ही लंबे समय तक ये प्रोसेस है जो कि चलता रहा है और अब भी चल रहा है। लास्टली जो ग्लोबलाइजेशन है एक मल्टी प्रोंग प्रोसेस है जहाँ पर पॉलिटिक्स, इकोनॉमी, कल्चर और टेक्नोलॉजी को यहाँ पर इम्पैक्ट किया जाता है। तो अब आते हैं फेजेस ऑफ ग्लोबलाइजेशन पे। यहाँ पर फेजेस ऑफ ग्लोबलाइजेशन में हमें 3 पॉइंट ऑफ व्यू देखने को मिलते हैं। पहला व्यू ये कहता है कि जो ग्लोबलाइजेशन है वो साइकिल्स में अकर हुआ है, पहले इस सोसाइटी में, ठीक है, फिर दूसरी सोसाइटी में, फिर तीसरी में, तो ये ऐसे चला है। वहीं जो दूसरा व्यू है वो ये कहता है कि ये लीनियर है, वो एक ही साथ सब में डेवलपमेंट ला चुका है, ठीक है, सारी सोसाइटीज एक बार में ही एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड हो चुकी है। वहीं जो लास्ट ग्रुप है वो ये मानता है कि एक नया फिनोमेना है, कि नई ही चीज है वर्ल्ड में जो कि अब आ रही है। तो A.G. हॉपकिंस अपनी बुक ग्लोबलाइजेशन इन वर्ल्ड हिस्ट्री में 4 फेज के बारे में बात करते हैं, जिसमें जो फर्स्ट फेज होता है वो होता है आर्य ग्लोबलाइजेशन, जो कि इंडस्ट्रियलाइजेशन के एरा से बहुत पहले आ जाता है, जब जो मॉडर्न नेशन स्टेट्स होते हैं उनका राइज होने लगता है। ये जो ग्लोबलाइजेशन होता है कुछ एजेंट्स एजेंट्स लेकर आते हैं जैसे कि ट्राइबल लीडर्स, ठीक है, सी फेरिंग मर्चेंट्स और लैंड ट्रेडर्स। जो नेक्स्ट फेज होता है वो होता है प्रोटो ग्लोबलाइजेशन, जो कि 1600 से 1800 तक रहता है, जहाँ पर जो स्टेट सिस्टम होता है वो एमर्ज होता है, ठीक है, और इसके जो ग्लोबलाइजिंग एजेंट्स होते हैं मर्चेंट्स और ट्रेडर्स ही होते हैं। अगर हम इस फेज की बात करें तो इस फेज का अच्छा सा एग्जांपल है ब्रिटिशर्स। अब जब ब्रिटिशर्स इंडिया में आए तो वो ट्रेडर्स बन के आए, ठीक है। अब वो क्या होने लगे कि धीरे धीरे इंडियन सोसाइटी में मर्ज होने लगे। अब वो बताने लगे कि हमारे ब्रिटेन में तो ऐसा होता है, हमारे ब्रिटेन में ये वेद नहीं पढ़ाए जाते, हमारे ब्रिटेन में साइंस पढ़ाई जाती है, सोशल साइंस, मैथमेटिक्स, ये सब पढ़ाई जाती है। तो अब क्या हुआ कि वो वेस्टर्न एजुकेशन को भी यहाँ पर होमोजेनाइज करने लग गए, ठीक है। अब इससे क्या होने लगा कि जैसे जैसे इंडिया इंडिपेंडेंस की तरफ बढ़ता गया, वहीं जो वेस्टर्न एजुकेशन थी इंडिया में वो भी अपनी पॉपुलैरिटी को गेन करती गई। इंग्लिश जो लैंग्वेज थी वो भी यहाँ पर पॉपुलर बनती गई। और जो 19th सेंचुरी है उससे एक नया फेज स्टार्ट होता है जिसे मॉडर्न या वेस्ट सेंट्रिक फेज भी कहते हैं, जो कि इंडस्ट्रियलाइजेशन से रिलेटेड है, जहाँ पर जो वर्ल्ड है वो इंडस्ट्रीज को सेटअप करता है, ठीक है, अपने दूसरे दूसरे देशों में, ताकि जो FDI है वो आ सके। फिर है लास्ट पोस्ट कॉलोनियल फेज, जो कि कॉलोनियलिज्म के डिमाइस के बाद जब कॉलोनियलिज्म खत्म हो जाता है 20th सेंचुरी में, तब यहाँ पर देखने को मिलता है। इससे जो सुप्रा नेशनल बॉडीज होती हैं वो निकल कर आती हैं। इस फेज में जो पॉलिटिकल और बिजनेस अलाइट्स होते हैं वो इंटरनेट नेटवर्किंग के जरिए एक दूसरे से कनेक्ट करते हैं और अपने प्रोसेस को आगे बढ़ाते हैं। अब आते हैं टाइप्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन पे। तो एंड्रयू हेवुड के अकॉर्डिंग 3 तरह के ग्लोबलाइजेशन बहुत ही ज़्यादा सिग्निफिकेंट होते हैं। सबसे पहला है इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन, जो कि इकोनॉमी से रिलेटेड है। ये व्यू ये मानता है, ये आइडिया ये मानता है कि किसी एक देश की जो इकोनॉमी है ना
वो आज के टाइम पर आइसोलेटेड नहीं है, मतलब वो किसी से छुपी नहीं है, वो सबको पता है। फॉर एग्जांपल पाकिस्तान की इकोनॉमी जो है वो डी एकदम डिस्टेबलाइज्ड है, ठीक है, बहुत ही खस्ता हालत में है। तो ऐसा नहीं है कि वो पाकिस्तान में ही सबको पता है कि हमारी इकोनॉमी ऐसा है, वो पूरे वर्ल्ड को पता है। तो इस व्यू के अकॉर्डिंग जो इकोनॉमी है वो आज के समय पर किसी भी तरीके से आइसोलेटेड नहीं है, बल्कि जो ग्लोबल इकोनॉमी है वो इंटरकनेक्टेड हो गई है ग्लोबलाइजेशन की वजह से। हर देश को दूसरे देश की इकोनॉमी के बारे में पता रहता है। अब एक देश अपनी इकोनॉमी को अच्छा करने के लिए दूसरे देश से इकोनॉमिक एडवाइस लेता है। ये सब मुमकिन हो पाया है इस इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन की वजह से, जिससे कि जो इकोनॉमीज है वर्ल्ड की वो एक साथ आकर काम कर रही हैं। नेक्स्ट है कल्चरल ग्लोबलाइजेशन। अब कल्चरल ग्लोबलाइजेशन में जो कल्चर है, ठीक है, उसका यहाँ पर ज़्यादा इम्पैक्ट देखने को मिलता है। यहाँ पर कोई एक जो कल्चर है, पर्टिकुलर कल्चर है, वो अपने आइडियाज़ को दूसरे कंट्री में जाकर स्प्रेड करता है जहाँ पर वो उस कल्चर को फॉलो नहीं किया जाता। ठीक है, तो इससे क्या हो रहा है कि वो जो कल्चर है उसका ट्रांसमिशन हो रहा है दूसरे दूसरे कंट्रीज में, जिससे कि जो कंट्रीज है वो इसके इफेक्ट में आकर उस कल्चर को भी अपना रही है धीरे धीरे। ठीक है, जैसे कि मैकडोनलाइजेशन। अब ये जो ऐसा प्रोसेस है, इसमें क्या है कि मैकडोनल्ड्स जो है वो एक फास्ट फूड रेस्टोरेंट चेन है। ठीक है, अब ऐसा तो नहीं है कि ये सिर्फ अमेरिका में है, ऐसा तो नहीं है, ये पूरे वर्ल्ड में है। गरीब से गरीब देश, वहां पर आपको भले ही कोई फाइन डाइनिंग रेस्टोरेंट ना मिले, मैकडोनल्ड्स जरूर मिल जाएगा। ठीक है, तो ये एग्जांपल है कल्चर ग्लोबलाइजेशन का, जहां पर जो लोग हैं वो वेस्टर्न कल्चर को फॉलो कर रहे हैं, जो बर्गर खाना पसंद कर रहे हैं, जो मैकडोनल्ड्स में जाकर खाना जो है वो पसंद कर रहे हैं। तो ये है हो गया कल्चर ग्लोबलाइजेशन, जहाँ के जो लोग हैं वो अपने कल्चर से हटकर दूसरे कल्चर को अपना रहे हैं। फिर है पॉलिटिकल ग्लोबलाइजेशन। अब इससे क्या है, पॉलिटिक्स, ये जो पॉलिटिक्स है ये उससे रिलेटेड है। इस जो पर्टिकुलर टाइप में जो ग्लोबलाइजेशन है, उसमें जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस है उनकी यहाँ पर इम्पोर्टेंस ग्रो कर रही है, जैसे कि यूनाइटेड नेशंस, अब यूरोपियन यूनियन। इससे क्या हो रहा है कि जो ट्रांसनेशनल जुरिस्डिक्शन है वो यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है कि फॉर एग्जांपल कि अगर किसी दो कंट्रीज में बॉर्डर डिस्प्यूट है, वो खुद सॉल्व नहीं करेंगी, वो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस में जाएंगी, जैसे कि यूनाइटेड नेशंस। ठीक है, अब यूएन में क्या होगा कि उन सभी पर विचार किया जाएगा, वोटिंग होगी, उसके बाद कोई कंक्लूजन निकलेगा। तो इससे डोमेस्टिक जुरिडिक्शन ना होके ट्रांसनेशनल जुरिडिक्शन हो रहा है। ठीक है, किसी एक देश की जो पॉलिटिक्स है या जो पॉलिटिकल कंडीशन है वो किसी दूसरे देश में बैठी एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन उसको कंट्रोल कर रही है। आगे जो डेविड हेल्ट हैं वो मिलिट्री ग्लोबलाइजेशन को भी अपना पार्ट बना लेते हैं। ठीक है, वो ये कहते हैं कि प्रेजेंट वर्ल्ड में जो मिलिट्री है उसका एक्सटेंसिवली यूज किया जा रहा है। ठीक है, देश क्या कर रहे हैं, एक दूसरे के साथ मिलिट्री एक्सरसाइज कर रही हैं, किसी एक टेरिटरी में जाकर वो मिलिट्री ड्रिल्स कर रहे हैं, मिलिट्री रिलेशंस को एस्टेब्लिश किया जा रहा है वर्ल्ड सिस्टम में। तो ये हो गया मिलिट्री ग्लोबलाइजेशन। वहीं जो मैनफ्रेड स्टैगर हैं वो एक इकोलॉजिकल ग्लोबलाइजेशन को भी लेकर आते हैं। इनके अकॉर्डिंग जो प्लेनेट अर्थ है और जो ह्यूमैनिटी है उसके बीच में एक ऐसा लिंक है जो कभी टूट नहीं सकता। ठीक है, वो ये कहते हैं कि भले ही हम कितनी इकोलॉजिकल प्रॉब्लम से जूझ लें, ठीक है, ओवर पॉपुलेशन हो जाए, फूड शॉर्टेज हो जाए, पॉल्यूशन हो जाए, क्लाइमेट चेंज हो जाए, ये सिर्फ ह्यूमैनिटी को अफेक्ट नहीं करता, बल्कि ये पूरे प्लेनेट को जो है वो अफेक्ट करता है। ठीक है, अब पूरे प्लेनेट पे जैसे कि जो सी लेवल राइज है वो हमें देखने को मिल रहा है। ठीक है, पॉल्यूशन ज़्यादा हमें देखने को मिल रहा है, एयर क्वालिटी जो है वो घटती जा रही है। तो ये हो गया इकोलॉजिकल ग्लोबलाइजेशन। वहीं जो जॉर्ज ट्रेजर है वो एक रिलीजन, साइंस और स्पोर्ट्स को भी ग्लोबलाइजेशन में ला चुके हैं। वो ये कहते हैं कि जो इस्लाम और क्रिश्चियनिटी है वो ग्लोबल लेवल पर अब अपने आप को जो है एक्सपैंड करने की कोशिश कर रहे हैं, जैसे कि जो उनके रिलीजन्स हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो हैं उनको फॉलो करें। फिर आता है हमारा डिजिटल ग्लोबलाइजेशन। और जो डिजिटल ग्लोबलाइजेशन है वो रिलेटेड है
ई बैंकिंग से, ठीक है, ई कॉमर्स से और इंटरनेट से। तो जो प्रेजेंट फेज है ग्लोबलाइजेशन की, उसे हम कहते हैं थर्ड इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। थर्ड इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में हम जी रहे हैं, जहाँ पर जो एरा इंटरनेट का वो यहाँ पर चल रहा है। ठीक है, जो लोग और बिजनेसेस हैं वो एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। अब कोई एक इंसान जो है वो एक बटन दबाकर किसी और कंट्री में बिजनेस अपना चला सकता है, मिलियंस ऑफ डॉलर्स का ट्रांसफर कर सकता है एक देश से दूसरे देश में। इस एरा में ई बैंकिंग और ई कॉमर्स शुरू हुए हैं, पर ये यहाँ तक खत्म नहीं होता है। एक नया फ्रंटियर हमारे सामने आ रहा है ग्लोबलाइजेशन का साइबर वर्ल्ड में, जिसे हम फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन भी कह रहे हैं, जो कि है एआई रेवोल्यूशन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रेवोल्यूशन। जहाँ पर जो लेटेस्ट वेव है ग्लोबलाइजेशन की वो यहाँ पर देखा जा रहा है, जो कि एआई की मदद से इसको ड्राइव किया जा रहा है। ठीक है, अब एआई की मदद से लोग क्या करते हैं कि फॉर एग्जांपल अगर किसी को बाहर घूमने जाना है तो वो क्या करेगा, किसी ट्रैवल एजेंट से बात करेगा, ठीक है, टिकट वगैरह कराएगा। और अब एआई की मदद से ऐसा नहीं होता। अब एआई पे डालो कि हमें इस देश में जाना है, हमारा एक पैकेज बना दो, वो आपके लिए पूरा पैकेज बना के दे देगा कि एक दिन आपको यहाँ रुकना है, 4 दिन यहाँ पे रुकना है, ये होटल लेना है। ठीक है, तो एआई की मदद से ये सब हो रहा है। पर कुछ लोग जो हैं वो इसके फेवर में नहीं रहते। जो लेफ्ट लिबरल पॉलिटिकल सर्कल्स हैं, जो लेफ्ट पॉलिटिकल जो ग्रुप्स हैं, वो ये मानते हैं कि जो ग्लोबलाइजेशन है वो हर किसी को फायदा नहीं पहुंचाता। ये बहुत सारे लोगों को पीछे छोड़ देता है, जिससे कि जो इनइक्वालिटी होती है सोसाइटी में वो बढ़ने लगती है, सोशल इंस्टेबिलिटी आने लगती है, कल्चरल टेंशन्स बढ़ने लगती है। मतलब जो एक कल्चर होता है वो दूसरे कल्चर को कहीं ना कहीं डोमिनेट करके रखने रखने लगता है। ग्लोबल वार्मिंग से हम जूझ रहे हैं। तो ये सब इनका कहना है। वहीं जो कंजर्वेटिव्स हैं, जो कि पहले ग्लोबलाइजेशन को चैंपियन करते थे, अब वो ही इससे दूर भाग रहे हैं, क्योंकि इन्हें लगता है कि इनइक्वालिटी के जरिए जो इनका खुद का जो ट्रेडिशनल जो अप्रोच है वो यहाँ पर इनको खत्म कर दिया जाएगा। ठीक है, तो कंजर्वेटिव्स का ये मानना है। वो ये मानते हैं कि जो रिच है वो बहुत ज़्यादा रिच बनता जा रहा है, और वहीं जो पुअर है वो बहुत ज़्यादा पुअर बनता जा रहा है। अब आते हैं हम थियरीज ऑफ ग्लोबलाइजेशन पे। जो सबसे पहली थियरी है वो है हाइपर ग्लोबलिस्ट। जो फर्स्ट वेव है ग्लोबलाइजेशन की, उसे हम हाइपर ग्लोबलिस्ट अकाउंट के नाम से भी जानते हैं, जिसमें जो नेशनल इकोनॉमीज हैं वो लेस सिग्निफिकेंट बन रही हैं, क्योंकि जो कैपिटल मोबिलिटी है, इकोनॉमिक इंटरडिपेंडेंस है, वो यहाँ पर बढ़ती जा रही है मल्टीनेशनल कंपनीज में। ठीक है, एक देश की कंपनी दूसरे देश की कंपनी के साथ मिलकर टाई अप कर रही है, ठीक है, प्रॉफिट बनाने के लिए। तो इससे क्या हो कि उनके बॉर्डर्स का यहाँ पर जो है वो इन्फ्लुएंस कम हो गया है। ठीक है, ये आर्ग्यू करते हैं कि जो पॉलिटिकल रेस्ट्रिक्शंस होती हैं मनी पे, वो यहाँ पर डिक्रीज हुई हैं, क्योंकि जो टेक्नोलॉजिकल चेंजेस आए हैं, जैसे कि कंप्यूटराइजेशन ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस, अब ऑनलाइन ट्रांजैक्शन का यहाँ पर ज़माना आ चुका है। वहीं पहले क्या होता था कि एक दूसरे कंट्री में अगर हमें ट्रांजैक्शन करना है तो हमें दोनों गवर्नमेंट से परमिशन लेनी पड़ती थी किसी को ट्रांसफ़र करने के लिए। वहीं अब ऐसा ना होकर एक कंप्यूटर या मोबाइल फ़ोन के ज़रिए हम किसी भी इंसान को हम पैसा ट्रांसफ़र कर सकते हैं। ठीक है, और ये व्यू मानता है कि जो इकोनॉमिक चेंज है वो पॉलिटिकल और कल्चरल चेंजेस भी ला रहे हैं। अब जो नेशन स्टेट्स हैं अपनी पावर को खोती जा रही हैं, ठीक है, दूसरे की सॉवरेनिटी को वो इन्फ्लुएंस करती हैं। तो ये सब इन व्यूज का मानना है। उसके बाद है स्केप्टिक्स। जो सेकंड वेव है वो स्केप्टिक्स से रिलेटेड है। ठीक है, वो ये मानते हैं कि जो ग्लोबलाइजेशन है उसका जो पॉलिटिकल रीजन है वो बहुत ही ज़्यादा एग्जैगरेटेड है, मतलब बढ़ा चढ़ा कर इसे बोला जा रहा है, पर इसमें ऐसा कुछ है नहीं। इसके मेन जो प्रोपोनेंट्स है वो हैं पॉल हर्स्ट और ग्रेहम थॉमसन। स्केप्टिक्स ऐसा मानते हैं कि जो ग्लोबलाइजेशन है ये कोई रेवोल्यूशनरी टेक्नोलॉजिकल ऐसा कोई फिनोमिना नहीं है, बल्कि ऐसी आइडियोलॉजी है, आइडियोलॉजिकल टूल है, जिससे कि जो थ्योरिस्ट हैं, जो पॉलिटिशियंस हैं, वो अपने इंटरेस्ट को आगे बढ़ाते हैं।
वहीं जो ये स्केप्टिक्स होते हैं, वही आर्ग्यू करते हैं कि जो नेशनल आइडेंटिटीज़ होती हैं, जो कि हिस्ट्री से रिलेटेड होती हैं, वो यहाँ पर देखी नहीं जा रही हैं। ग्लोबल कल्चर को यहाँ पर फॉलो किया जा रहा है, जिसने कि नेशनल कल्चर को यहाँ पर रिप्लेस करके रख दिया है। वहीं इकोनॉमी के लिए अगर हम बात करें, जो ग्लोबलाइजेशन है, उसने जो इकोनॉमीज़ हैं, ग्लोबल इकोनॉमीज़ हैं, उनको इंटरकनेक्ट कर दिया है। इसकी वजह से जो कंट्री है, एक पर्टिकुलर कंट्री है, वो अपनी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को दूसरे के साथ शेयर करती है, ठीक है? दूसरों से जो है वो एडवाइस माँगती है कि हमें अपनी इकोनॉमी को बेटर करने के लिए क्या-क्या करना चाहिए, तो ये सब स्केप्टिक्स देखते हैं। इसका मानना ये है स्केप्टिक्स का कि ये बहुत ही बुरी चीज़ है, ठीक है? इससे कुछ ज़्यादा फ़ायदा नहीं हुआ है, ओवर एक्ज़ैगरेटेड ये मानते हैं। फिर है ट्रांसफॉर्मेशनलिस्ट। ये जो वेव है, ये हाइपर ग्लोबलाइज़्ड और जो स्केप्टिक्स हैं, उनके बीच में रहती है, ठीक है? ये मानते हैं कि ऐसा नहीं है कि ग्लोबलाइज़ेशन की वज़ह से हर चीज़ यहाँ पर स्वाइप ऑफ हो गई है, ठीक है? ये मानते हैं कि कुछ ना कुछ चीज़ ऐसी है जो अभी तक कोई पर्टिकुलर कंट्री है वो उस पर कंट्रोल कर सकती है। इसके जो ओपोनेंट्स हैं वो हैं एंथनी मैकग्री और डेविड हेल्ड। तो इनके अकॉर्डिंग जो नेशनल इकोनॉमिक, पॉलिटिकल और कल्चरल फोर्सेस हैं, वो ट्रांसफ़ॉर्म हुई हैं, अपनी सॉवरेनिटी को वो शेयर करती हैं अदर एंटिटीज़ से, ठीक है? ड्यू टू प्रॉब्लम्स ऑफ एनवायरनमेंट, ड्रग्स, क्राइम। अब ऐसा तो नहीं है कि फॉर एग्ज़ाम्पल पाकिस्तान से ड्रग्स आते हैं, ठीक है? इंडिया में वो ड्रग्स बेचे जाते हैं। तो ऐसा तो नहीं होता कि जो पंजाब की गवर्नमेंट है उसे ये सब पता हो, वो पूरे वर्ल्ड को पता रहता है, ठीक है? अब इससे क्या होता है कि वो पंजाब की जो गवर्नमेंट है, वो पाकिस्तान की गवर्नमेंट से भी कहीं न कहीं कॉन्टैक्ट कर सकती है। इंडिया की गवर्नमेंट से कह सकती है कि आप इनके साथ कनेक्ट करो, इन्हें बताओ कि ड्रग्स का यहाँ पर जो है वो तस्करी की जा रही है। तो ये सब ये मानते हैं कि ग्लोबलाइज़ेशन की वजह से हुआ है। पॉलिटिकली अगर देखें, जो नेशन स्टेट है, वो अब सेल्फ गवर्निंग ना होकर एक ऑटोनॉमस यूनिट बन गई है, जो कि बहुत ही ज़्यादा डिफ्यूज़ है। अलग-अलग तरह के जो पॉलिटिक्स है, वो यहाँ पर एंडेज रहते हैं। वहीं अगर हम कल्चरल डोमेन की बात करें, जो नेशनल कल्चर है, जैसे कि फ़िल्म्स हो गई, फूड, रिलेशन, अब यहाँ पर ये सब ऐसा कुछ नहीं रहा है, ठीक है? फॉर एग्ज़ाम्पल इंडिया में ट्रेडिशनल जो अटायर है, वो होता है कुर्ते-पजामे का। अब जो लोग हैं कुर्ते-पजामे से हटकर जीन्स पैंट पहनने लग गए हैं, ठीक है? सूट बूट पहनने लग गए हैं, तो इससे क्या हुआ है, कल्चर पर इफेक्ट पड़ा है, फूड पर इफेक्ट पड़ा है। मैकडॉनल्ड्स के बर्गर यहाँ पर खाए जाते हैं, बहुत से लोग हैं वैसे, ठीक है? अब आता है ग्लोबलाइजेशन एंड सोवरेनिटी। तो सोवरेनिटी होती क्या है? जनरल सेंस में अगर देखें, जो सोवरेनिटी है, वो एक एब्सोल्यूट अथॉरिटी होती है एक स्टेट की, जो कि वो अपनी टेरिटरी अपने पीपल पर इम्प्लीमेंट करती है। मतलब कोई एक स्टेट है, उसके पास ये पूरी अथॉरिटी है कि वो अपनी टेरिटरी को कंट्रोल करे, अपने लोगों को प्रोटेक्ट करे, ठीक है? ताकि उन्हें रिकॉग्निशन मिले अदर सॉवरेन स्टेट से कि हाँ भैया, ये भी कोई स्टेट है जो कि सॉवरेन स्टेट है। तो हमने बात करी यहाँ पर सॉवरेनिटी की। तो वहीं जो डेविड हेल्ड हैं, वो ऐसे कुछ 5 एरियाज़ बताते हैं, जहाँ पर जो ग्लोबलाइज़ेशन है, वो सॉवरेनिटी को अंडरमाइन करते हैं। मतलब जो ग्लोबलाइज़ेशन की वजह से जो भी प्रोसेसेस हैं, उससे किसी देश की जो सॉवरेनिटी है, वो यहाँ पर हैम्पर होती है। सबसे पहले आते हैं हेजेमोनिक पावर्स एंड पावर ब्लॉक्स, सेकंड वर्ल्ड इकोनॉमी, थर्ड एंड ऑफ डोमेस्टिक पॉलिसी, फोर्थ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस और फिफ्थ है इंटरनेशनल लॉज। तो सबसे पहले अगर हम बात करें हेजेमोनिक पावर्स की या पावर ब्लॉक्स की, अब जैसे-जैसे सिक्योरिटी ब्लॉक्स का राइज़ हो रहा है वर्ल्ड में, जैसे कि नेटो है। अब नेटो क्या करता है कि ये कहता है कि हमारे अंदर जो भी कंट्रीज़ हैं, जो भी मेंबर्स हैं, हम उनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेंगे। अगर एक कंट्री पे अटैक होता है, तो सारी कंट्रीज़ उसके लिए खड़ी होंगी, ठीक है? और कलेक्टिव ट्रीटी ऑर्गेनाइज़ेशन जो है, वो भी इस तरीके कुछ वायदे करती है। तो इससे क्या होता है कि जो वर्ल्ड है ना, या जो कोई कंट्री है, उस पर कहीं न कहीं रेस्ट्रिक्शंस लग जाती हैं कि अगर आपको सिक्योरिटी चाहिए, तो आप इन्हीं में से किसी को
जो है वो इनके मेंबर बन जाओ, ठीक है? उनके पास अपनी कोई चॉइस रहती नहीं। इससे क्या हुआ है कि जो कंट्री की सॉवरेनिटी अपनी सिक्योरिटी को लेकर वो यहाँ पर हैम्पर होती है, ठीक है? या तो वो कंट्री क्या करेगी, नेटो को ज्वाइन कर लेगी सिक्योरिटी के लिए, वहीं या तो वो सीएसटीओ को ज्वाइन कर लेगी अपनी सिक्योरिटी के लिए। इससे क्या होगा कि उस कंट्री की जो सिक्योरिटी एजेंसीज हैं, उन पर कहीं न कहीं रेस्ट्रिक्शंस लग जाएँगे। सेकंड है वर्ल्ड इकोनॉमी। अब वर्ल्ड इकोनॉमी में जैसे कि कुछ प्रोमिनेंट हमें इंस्टीट्यूशन देखने को मिलते हैं, जैसे कि आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक। तो अब ये क्या करते हैं कि कुछ जो स्टेट गवर्नमेंट्स होती हैं, उन पे कुछ प्रेशर्स लगाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अभी रिसेंट का एग्ज़ाम्पल लें तो पाकिस्तान है, वहाँ पर जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, उसकी वजह से इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी आई है, ठीक है? इसको सही करने के लिए जब पाकिस्तान है, वो गया आईएमएफ के पास। आईएमएफ ने क्या किया कि हम आपको कुछ कंडीशंस देते हैं कि आप पहले इनको फॉलो करो, हम तभी आपको देंगे लोन, ठीक है? तब ये ऑर्गेनाइजेशंस क्या करती हैं कि स्टेट की जो गवर्नमेंट्स होती हैं, उन पर किसी ना किसी तरीके का प्रेशर बनाती हैं कि आप पहले इन सभी टर्म्स एंड कंडीशन को फॉलो करेंगे, तभी हम आपको ऐसा कुछ लोन प्रोवाइड करेंगे। अब इससे क्या होता है कि उस देश के जो बैंकिंग सिस्टम होता है, ठीक है, जो इकोनॉमी होती है, वो कहीं न कहीं डिस्टेबलाइज़ होने लगती है। उसके पास कोई और चॉइस रहती नहीं है, ठीक है? अब इसकी वजह से जो स्टेट्स होती हैं, उन्हें अपनी पॉलिटिकल इकोनॉमिक एस्पेक्ट को रिस्ट्रक्चर करना पड़ता है। फिर थर्ड टाइप अगर हम देखें, वो है एंड ऑफ डोमेस्टिक पॉलिसी। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस में डोमेस्टिक पॉलिसी सब बनाई नहीं जाती। ऐसा नहीं होता कि एक कंट्री जो है वो अपने एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए अपने लिए कुछ जो है वो क्या कर रही है, पॉलिसी बना रही है। अब ऐसा नहीं होता। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस एक साथ आती हैं। फॉर एग्जांपल कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़ हैं, ठीक है? वो कुछ ऐसे मेंबर स्टेट्स हैं जो कि एक साथ बैठकर कुछ फैसला लेते हैं एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए। इसमें जो स्टेट्स हैं उनको इन्वॉल्व किया जाता है। इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस यहाँ पर आती हैं। ट्रांसनेशनल प्रेशर ग्रुप्स यहाँ पर आते हैं, जो कि किसी भी देश की सॉवरेनिटी को रेस्ट्रिक्ट करके रखते हैं। वही जो लास्टली जो हमारा टाइप है इंटरनेशनल लॉ का, वो है कि जैसे-जैसे जो ह्यूमन राइट्स हैं, उनको रिकॉग्निशन मिल रहा है इंटरनेशनल लॉ में, अब वो क्या कर रही हैं कि वहाँ की जो नेशनल गवर्नमेंट है, वहाँ पर इनको कॉन्फ्लिक्ट में लाया जा रहा है, ठीक है? फॉर एग्ज़ाम्पल 2 कंट्रीज़ हैं। अब एक जो कंट्री है, वो क्या कर रही है कि उसके कुछ अलग रूल्स हैं, ठीक है? और वहीं जो इंटरनेशनल लॉ है, उसमें उन रूल्स को क्या है वो गलत बताया गया है। तो इस ये रूल्स क्या हो गए, इस कंट्री के साथ जो है कॉन्फ्लिक्ट्स में आ गए, ठीक है? इससे क्या हुआ कि जो इस कंट्री की जो कंट्रोल है अपने ह्यूमन्स के राइट्स पर, वो कहीं न कहीं रेस्ट्रिक्ट होने लगते हैं, जिससे कि जो उसकी जो सोवरेनिटी है वो यहाँ पर हैम्पर होती है। लास्ट आता है क्रिटिसिज़्म। अब इसका क्रिटिसिज़्म क्या है? अब कुछ लोग कहते हैं कि जो ग्लोबलाइज़ेशन है, वो इनइक्वालिटी है। वो राइज़ होता है इनमें विनर्स और लूज़र्स का, कि जो कंट्रीज़ जो हैं, अपनी इकोनॉमी, पॉलिटी या कल्चर को ग्लोबलाइज़ करेंगे, वो हो गए विनर। अब जो नहीं करेंगे, वो हो गए लूज़र्स। तो ग्लोबलाइज़ेशन में ये कहा जाता है। इससे कि जो नॉर्थ साउथ डिवाइड है, वो यहाँ पर देखने को मिलता है। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल जो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट है, वो हमें नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ज़्यादा देखने को मिलता है। जैसे कि अमेरिकन कंट्रीज़ हो गई, यूरोपियन कंट्रीज़ हो गई, कनाडा वगैरह हो गए, ऑस्ट्रेलिया हो गए। तो ये क्या है, डेवलप्ड कंट्रीज़ में आती हैं। वहीं जो पॉवर्टी है, डिसएडवांटेज है, वो हमें सदर्न हेमिस्फीयर में देखने को मिलते हैं। जिसमें कि जो डेवलप्ड कंट्रीज़ होती हैं, जिसमें इंडिया भी आता है, वो देखने को मिलता है, जो कि ग्लोबलाइज़ेशन को अच्छे से अभी तक चैंपियन नहीं कर पाए हैं। वहीं जो ग्लोबलाइज़ेशन है, उससे अनसर्टेनिटी बढ़ती है। एंड्रयू हेवर्ड के अकॉर्डिंग जो ग्लोबलाइज़ेशन है, उसका नेगेटिव इम्पैक्ट देखने को मिलता है डेमोक्रेसी पे, ठीक है? क्योंकि इकोनॉमिक और पॉलिटिकल पावर जो है, वो अब ट्रांसनेशनल कॉर्पोरेशंस के पास चली जाती है, ठीक है? इसकी वजह से जो वहाँ की डोमेस्टिक पॉलिसी मेकिंग होती है, उस पे बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ता है। तो ये है हमारा पूरा यूनिट बीपीएससी 110 का। थैंक यू सो मच।